गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग ने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, उसके रिलेशंस के बारे में, हाउ डज इट रिलेट विद पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ डज इट रिलेट विद करंट। हम लोग ने ये सारे रिलेशंस देखे। दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ थियोरेटिकल लेक्चर, आई एग्री, बट मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया लेक्चर 3 विल बी मोर ऑफ PYQs एंड लेस ऑफ थियरी, बट वी वुड बी टचिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड एक्सेट्रा, बट मोस्टली हम लोग थोड़ा बहुत PYQ सॉल्व करेंगे। बट दिस डजंट मीन कि आप अलग से PYQs नहीं सॉल्व करोगे। आई होप यू डू। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर बिफोर हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा फर्स्ट सवाल ये बताता है दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर इज I and the drift velocity is V. So if in a wire of the same metal, okay, अभी ये बहुत बड़ा क्लू होता है, if in a wire of the same metal, ये सेम मेटल मतलब क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा मटेरियल सेम है। अगर ये भी कॉपर है तो ये भी कॉपर है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सेम होगा, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उतना ही रहेगा जितना किसी भी कॉपर का होगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, तो ये बहुत बड़ा क्लू है। बट डबल द रेडियस मतलब कुछ तो एरिया का कुछ तो काम रहेगा। एंड द करंट टू बी 2I, अच्छा करंट भी चेंज करे, अच्छा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा। अच्छा तो देखो तुम लोग को मालूम है कि I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू VD ENA, ये है, ठीक है। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा क्या होगा, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा VD इज इक्वल टू I अपॉन ENA, यही होगा, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन EN पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूँ। क्योंकि जब तुम एक वायर, एक सिलेंडर होता है, तुम उसको अगर क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन में क्या मिलेगा, तुमको सर्कल ही मिलेगा, है कि नहीं। तो सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अभी इधर देखो, तुम्हारा I कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं, क्योंकि तुम लोग चेंज करो I to 2I। तुम्हारा E कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। N कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि सेम मटेरियल। पाई तो भाई तो कांस्टेंट ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरा जो VD है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं। तो मैं इसके वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि VD जो है VD इंटू आर स्क्वायर अपॉन I मेरा एक कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। अच्छा ये अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि VD इज इक्वल टू I इंटू आर स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। फिर मैंने बस उसको इधर लेके गया, ठीक है, सब उसको मैंने इस दूसरे तरफ लेके गया हूँ। अच्छा अगर मुझे अभी ये रिलेशन मिल चुका है तो इसको मैं ऐसा भी एक रिलेशन लिख सकता हूँ। अच्छा अभी मैं VD नहीं लिखने वाला, मैं V1 V2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ दैट V1 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन I2, ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे वो रिलेशन मिल चुका है। काम खत्म, क्वेश्चन सवाल खत्म हो गया। अभी देखो इधर रिलेशन क्या है, V1 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन I2, ठीक है। हम लोग को V1 तो हम लोग को मालूम है V1 है, R1 स्क्वायर हम लोग को R1 स्क्वायर ही रखेंगे, I1 को हम लोग I1 ही रखेंगे, है कि नहीं। और V2 मेरा क्या है, वही तो मुझे ढूंढना है। और R2 स्क्वायर मेरा क्या है, उन्होंने बोला कि डबल है, रेडियस डबल हो चुका है, मतलब R2 विल बी 2R1, है कि नहीं, 2R1 के इक्वल। तो उसका जब स्क्वायर करूँगा तो 4R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4R1 स्क्वायर हो जाएगा। और I2 को मतलब मैंने करंट को डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2I1, है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पर 2 गया, R1 स्क्वायर से R1 कैंसिल हो गया। तो मुझे इधर क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर V1 और V2 का मुझे क्या रिलेशन मुझे मिल रहा है यहाँ पर, कि दैट इज 2 मिल रहा है। तो मुझे V1 अपॉन 2 इज इक्वल टू V2 मिल रहा है। दिस इज द रिलेशन दैट वी वॉन्ट। मतलब क्या कि जो आपका जो सेकंड वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सेकंड केस है, वो आपका फर्स्ट वाले से आधा है। आई होप यू अंडरस्टूड। इतना सिंपल सवाल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बताता है, नेक्स्ट सवाल ये है कि 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस R, ठीक है, दोनों का रेडियस R है और उनको कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। अच्छा मतलब अगर ये फर्स्ट वायर है और ये आपका सेकेंड वायर है, तो ये आपका R है, ये भी आपका R है, रेडियस आपका R है। और उन्होंने बोला कि सेम, उन्होंने क्या बोला, अच्छा हाँ डिफरेंट मटेरियल्स भी बोला, तो डिफरेंट मटेरियल्स है। इसका मतलब क्या है कि आपका करंट डेंसिटी आपका डिफरेंट होगा, है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स की बात करें। और उन्होंने ये भी बोला कि आपका जो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन 2 वायर्स आर इन रेशियो ऑफ 1:4, मतलब आपका N1 अपॉन N2 का जो रेशियो है वो आपको 1:4 गिवन है कि नहीं, 1:4 गिवन है। और उन्होंने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियोज ढूंढने के लिए। अच्छा तो आगे हम लोग वही यूज़ करेंगे। अच्छा अभी ये सीरीज में होने के कारण करंट तो सेम होगा ना,
दोनों में आई करंट सेम ही होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है आई इज इक्वल टू वी डी एन ई ए, ये हम लोग को रिलेशन मालूम है कि नहीं। करंट सेम है तो इक्वेट कर दो ना, वी कैन से V1 N1, ई तो सेम है तो ई, और रेडियस भी सेम है तो ए भी सेम है, इज इक्वल टू V2 N2 ई इंटू ए। काम खत्म, ई से ई और ए कैंसिल हो गया, तो हमको ये रिलेशन मिल गया V1 N1 इज इक्वल टू V2 N2। अभी हम लोग को V1 और अपॉन V2 का रिलेशन चाहिए ना, विच इज V1 अपॉन V2, ओ सॉरी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। काम खत्म, N2 बाई N1 हमको पता है ना, N1 बाई N2 गिवन है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा 4:1 विच इज़ द फाइनल आंसर। हो गया रेशो। तो ये था एक और सवाल, बट ये आपके सब नीट के PYQ से इतने आसान सवाल होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी होता है। अभी हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, अभी ये रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। क्या होता है कि ये चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, मतलब ऐसा धीमा करता है उसको। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, अगर समझो यहाँ पर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, और जैसे कि मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थियरी लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं, और ये समझो मैंने इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, बैटरी है, कनेक्ट कर दिया, और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, V वोल्ट का बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V होगा अक्रॉस द कंडक्टर। तो इधर अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंदर जो आपको जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा है ना, वो इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बट साथ ही साथ इधर बहुत सारे कर्नल्स भी तो होंगे। कर्नल्स क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस मेटल एटम से निकल रहे वो जाके कॉपर प्लस बन जाएगा। अगर कॉपर वायर है तो, है ना, कॉपर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर प्लस बन जाएगा, तो ये कर्नल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड करते और कोलाइड करते तो इनका जो गति है वो धीमी हो जाती है, इनका वेलोसिटी धीमी हो जाती है, और ये धीमी होने की वजह से आपका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद कर्नल। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपका स्पीड घट गया, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, एंड दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मुझे इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करना है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इट इज रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन द करंट पासिंग थ्रू इट। बट अगर आप बोलोगे तो अरे एक सेकंड, ये तो ओम्स लॉ है, तुमको मालूम है? नहीं, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड वेयर V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर R दैट इज रेजिस्टेंस मेरा कॉन्स्टेंट है। बट अगर ऐसे बहुत सारे सेटअप है जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, आपका डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है, तो उसमें आप रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे? तो उसमें क्या करोगे, जो अगर समझो इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है तो इसके अक्रॉस मैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढूंगा, और इस कितना करंट पास हो रहा है मैं वो ढूंढूंगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे, मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी रेजिस्टेंस जो है आपका, जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका किस में डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन, ये मेरा एक एक्रोनिम है, दैट इज लर्न एट माई ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये एक मेरा एक एक्रोनिम है, तो आप यूज कर सकते हो, दैट इज लर्न एट माई ट्यूटोरियल्स। इसका मतलब क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ व्हाट? द कंडक्टर। It depends upon the area of conductor. It is dependent upon the material. It is dependent upon the temperature. तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका, तो आपका रेजिस्टेंस ये सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है। एंड अगेन फिर हम लोग को ये भी मालूम है कि R इज इक्वल टू V बाई I, इसको थोड़ा यूनिट्स निकाल देते हैं। तो V आपका वोल्ट होता है, और I आपका करंट आपका एम्पियर होता है, तो इसको हम लोग ओम बोल सकते हैं, ओम। तो ये आपका हम लोगों ने ऐसा यूनिट्स निकाल दिया है। तो अगर आपको एक थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, हम लोग इसको और थोड़ा डीप डाइव करेंगे इसमें भी आगे क्या करना है। तो अभी हम लोग को मालूम है कि I इज इक्वल टू VD ENA, ये हम लोग को मालूम है, वेयर VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, E अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, N अपना करंट डेंसिटी होता है, और A अपना एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है कि नहीं।
अभी मैं चाहता हूँ कि मैं वीडी को उसके पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स पे लिखूँ, और इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में कर लिया। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, आप सेकंड वीडियो में जाके देख सकते हो, सेकंड लेक्चर में जाके, है कि नहीं। तो इस बार मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्या, वीडी का फॉर्मूला। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, क्या लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू वीडी के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ई वी अपॉन एम एल टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या है मेरा, दैट इज मेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वो टाउ क्या होता है, मेरा रिलैक्सेशन टाइम होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो इधर अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर ये कोलाइड होगा, इसको कितना टाइम लगा, ये अपना टाउ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहे हैं, इन सबका रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज अगर निकालोगे तो हमारा टाउ एवरेज होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप सेकंड लेक्चर देख सकते हो। टाउ एवरेज और इधर का जो ई एन ए, ठीक है, बराबर है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी बाई एम एल टाउ एवरेज एन ए, बराबर। अभी मुझे v बाई आई चाहिए, v बाई आई चाहिए, क्योंकि v बाई आई क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एम एल टाउ एवरेज एन ए, और एम एल ऊपर गया, और ये हो जाएगा मेरा ई स्क्वायर वी। और ये हो जाएगा मेरा v बाई आई। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने बस v बाई आई ले लिया, बाकी सब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, है कि नहीं। अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मेरा ये v बाई आई क्या होता है, v बाई आई तो मेरा रेजिस्टेंस होता है, खल्लास। तो मुझे इधर क्या मिल रहा है, मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इधर को मैं इधर थोड़ा लाइन मार लेता हूँ, दैट इज r इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एम एल अपॉन टाउ, मैं भी एवरेज नहीं लेकर उसको टाउ लिख रहा हूँ, एन ए ई स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू एम एल ई स्क्वायर एन टाउ और a। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमको इधर क्या मिल रहा है, यहाँ पर m जो है वो भी कांस्टेंट है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर है, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। n जो है दैट इज चार्ज डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब क्या है, वो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। अभी कॉपर है तो कॉपर के लिए हर जगह कॉपर सेम होगा, है कि नहीं, तो ये भी एक कांस्टेंट है। और टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी एक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मटेरियल और टेम्परेचर के लिए, है कि नहीं। तो घूम फिर आके ये पूरा एम ई स्क्वायर एम अपॉन ई स्क्वायर एन टी क्या हो, मेरा कांस्टेंट हो गया। तो ये हो जाता है मेरा r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आपने ये वाला फॉर्मूला 10th में देखा होगा, अभी आपको पता है ये रो क्या होता है करके, ठीक है, ये रो कहाँ से आया, ठीक है। तो ये रो हमारा जो होता है, ये रो हमारा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो होता है मेरा रेजिस्टिविटी, और इसको हम लोग एक और नाम होता है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी इस कंडक्टेंस नहीं, हम लोग इसको और थोड़ा और समझेंगे। अब आर रो जो होता है, ठीक है, रो जो होता है वो आपका होता है, इसका मुझे फॉर्मूला क्या आया था एक बार देख लेते हैं कि मुझे क्या आया था, एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, है कि नहीं, एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। ये है मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी क्या है ना। जैसे कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस जो आपका क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट लर्न एट माय ट्यूटोरियल्स, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर, है कि नहीं। बट यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है ना, वो आपके मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या, अगर आप कॉपर लोगे, आप कॉपर का 1 मीटर वायर लो या 2 मीटर वायर लो, रेजिस्टिविटी सेम होगा बट रेजिस्टेंस अलग होगा। मतलब अगर मैं 1 मीटर कॉपर लूँ या 2 मीटर कॉपर लूँ, इन दोनों का रो मेरा सेम होगा, बट आर मेरा डिफरेंट होगा, हम लोग इसको और अच्छे से सीखेंगे कैसा है, ठीक है। ऐसा अभी रो जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट होता है, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरा रेजिस्टिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अपने कर्नल से, है कि नहीं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो मेरा एन बढ़ रहा है तो मेरा क्या होगा, रो मेरा घट जाएगा।
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि नहीं। और फिर मुझे एक और बात पता चल रहा है कि मेरा जो रेजिस्टिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ ऑल्सो, रिलैक्सेशन टाइम। इतना समझ लो, आपने हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा, ज़्यादा एनर्जी मिल गया ना इलेक्ट्रॉन को, ज़्यादा अगर कोलिजन हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो आपका रेजिस्टिविटी बढ़ गया। तो ये है आपका पूरा रिलेशन आपका रेजिस्टिविटी का। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस कुछ नहीं, मैं इधर थोड़ा लाइन में देता हूँ। ठीक है, कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, आपका इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से, तो जी इज इक्वल टू 1/r होता है, जी इज इक्वल टू 1/r होता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स नहीं तो मो भी बोलते हैं, आपको ओम का ऑपोजिट मो भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक और चीज़ आता है, आप कंडक्टिविटी करके भी एक चीज़ होती है, कंडक्टिविटी, दैट कंडक्टिविटी गैस आप हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये आपका रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत चीज़ थे जो हम लोगों ने देखा। अच्छा हाँ, और एक और बात आप ये भी देख सकते हो कि जो आपका जो रेजिस्टिविटी है उसका अगर हम लोग को ऐसा यूनिट निकालना है तो देखो हम लोग ने, हाँ इधर देखो, अगर हमको इधर ऐसा यूनिट इसका निकालना है तो मुझे इधर रो क्या आ रहा है, रो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर RA/L आ रहा है, RA/L आ रहा है, विच इज़ बेसिकली मुझे कितना आ रहा है, ये ओम मीटर आ रहा है, ओम मीटर। तो मुझे रो का मुझे ऐसा यूनिट भी मिल गया, दैट इज ओम मीटर, ठीक है। तो इधर मुझे कंडक्टिविटी का मुझे क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी मुझे क्या आ जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा मेरा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा यूनिट्स था। तो हम लोग ये काम करते हैं, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से, या सॉरी हाँ वही नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिलेशन देखेंगे, करंट डेंसिटी के ऊपर पढ़ेंगे, और फिर रिलेशन देखेंगे आपका आई करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, उसको माइक्रोस्कोपिक लॉ ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू स्टडी वेल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एंड डू शेयर मी योर कमेंट्स एज वेल। थैंक यू, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सी यू एट लेक्चर 4। थैंक यू।